हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णपाल सिंह सहायक आचार्य भूगोल उपस्थित हूँ आज एक नए वीडियो के साथ। और आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों की, कि महासागरीय जो जल है उसका तापमान किन किन कारकों से प्रभावित होता है, या फिर महासागरीय जल के तापमान में जो अलग अलग स्थानों पर भिन्नता पाई जाती है तो उसके पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या कारक उसको प्रभावित करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। तो यहाँ आप देख सकते हैं महासागरीय तापमान को या महासागरीय जल का जो तापमान है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसको मुख्य रूप से यहाँ 5 कारकों को दिया गया है। तो ये 5 कारक हैं जो कि महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अक्षांश की, कि महासागरीय जो जल है वो उसका तापमान अक्षांश पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है, क्योंकि पृथ्वी को ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वो सूर्य है और सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश के आधार पर ही सूर्य की किरणें कितनी तिरछी पड़ेंगी ये निर्भर करेगा। तो इस प्रकार से कोई भी सागर या महासागर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, उसका विस्तार कितने डिग्री अक्षांश पर है, इस आधार पर उसका तापमान निर्भर करता है। कोई सागरीय क्षेत्र यदि भूमध्य रेखा के नजदीक है तो वहां तापमान अधिक होगा, और भूमध्य रेखा से जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाएंगे सागरीय जल का तापमान निरंतर घटता चला जाता है। और ये हम जब सागरीय क्षेत्रों में समताप रेखाएं देखते हैं तो उनसे स्पष्ट हो जाता है कि सागरीय जल का जो तापमान है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर निरंतर घटता चला जाता है। और उसका जो मुख्य कारण है वो अक्षांश ही है, क्योंकि अक्षांश ही किसी स्थान पर सूर्य की लंबवत स्थिति को निर्धारित करते हैं, और सूर्य जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, और जैसे ही हम भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन निरंतर बढ़ता चला जाता है, और सापेक्ष तिरछापन बढ़ने से उनके द्वारा प्राप्त जो ऊष्मा है उसकी मात्रा कम होती चली जाती है, और जब सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा की मात्रा कम होगी तो उससे सागरीय जल का तापमान भी उन क्षेत्रों में कम होगा। तो इस प्रकार से किसी भी क्षेत्र में किसी भी सागरीय जल का जो तापमान है वो उसके अक्षांश पर निर्भर करेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग अक्षांशों के आधार पर महासागरीय जल का एक सामान्य औसत तापमान यहाँ दिखाया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि औसत रूप से 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा के नजदीक सागरीय जल का जो औसत तापमान है वो लगभग 26 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद में यदि हम 20 डिग्री अक्षांश की बात करें तो 20 डिग्री अक्षांशों पर सागरीय जल का एवरेज टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है। वहीं 40 डिग्री अक्षांशों पर जाने पर सागरीय जल का जो तापमान है वो 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और 60 डिग्री अक्षांशों के आसपास महासागरीय सतह के जल का, यहाँ हमें ध्यान रखना होगा ये सतह के जल का तापमान है, तो महासागरीय सतह के जल का तापमान लगभग 60 डिग्री अक्षांशों पर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्रमानुसार देख सकते हैं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर, निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जाने पर महासागरीय जल की सतह का जो तापमान है वो निरंतर घटता चला जाता है, निरंतर कम होता चला जाता है। और इसकी जो मुख्य वजह है वो सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन है। और ये जो तापमान है ये एक औसत तापमान है, एक एवरेज तापमान है। इसमें किसी भी महासागर के विभिन्न स्थानों पर और एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्नता पाई जा सकती है। तो ये एक सामान्य इंडिकेशन है ये प्रदर्शित करने के लिए कि किसी भी सागरीय जो जल है उसका तापमान अक्षांश से प्रभावित होता है, और अक्षांशों के आधार पर उसमें तापमान अलग अलग अक्षांशों पर अलग अलग पाया जाता है। तो ये महासागरीय जल के तापमान को निर्धारित करने वाला पहला कारक अक्षांश। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रमुख कारक की, और महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करने वाला जो दूसरा प्रमुख कारक है वो है सागरीय धाराएं या समुद्री धाराएं। और इससे पहले हम वीडियो में पढ़ चुके हैं महासागर जल की गतियां, और महासागरीय जल की एक महत्वपूर्ण गति है महासागर में उठने वाली या चलने वाली धाराएं। और धाराएं अपने साथ महासागर के जल को विस्तृत क्षेत्रों तक प्रवाहित करते हुए दूसरे क्षेत्रों तक लेके जाती है, अर्थात महासागरीय धाराओं के साथ काफी बड़ी मात्रा में काफी जो जल राशि है वो एक स्थान से स्थानांतरित होकर के दूसरे स्थान तक पहुंचती है। और ये जो जल है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो अपने साथ जो जल की जो तापमान संबंधी विशेषताएं हैं उसको
गंतव्य स्थान पर पहुंचाता है और इससे महासागरीय जल के तापमान का वितरण प्रभावित होता है और महासागरीय जल के अलग अलग क्षेत्रों में तापमान में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से समुद्री धाराओं का भी प्रभाव महासागरीय जल के तापमान के वितरण पर पड़ता है। और इसमें यदि किसी क्षेत्र में गर्म समुद्री धाराएं आ रही हैं, किसी क्षेत्र में गर्म सागरीय धाराएं आती हैं, तो वहां के सामान्य सागरीय जल का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। वहीं ठंडी धाराओं के प्रभाव की वजह से सागरीय जल का तापमान घट जाता है। और ये स्पष्टतया हम सागरीय धाराओं के प्रभाव को हम स्पष्ट रूप से विभिन्न सागरीय क्षेत्रों में देख सकते हैं। जैसा कि अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तट है, तो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर जो लेब्राडोर की उत्तर से या उत्तरी ध्रुवीय इलाके से आने वाली जो लेब्राडोर की ठंडी धारा है, तो जब लेब्राडोर की ठंडी धारा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्र में न्यूफाउंडलैंड द्वीप के समीप आती है, तो वहां लेब्राडोर की ठंडी धारा की वजह से तापमान लगभग 40 से 50 डिग्री अक्षांशों में ही तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है या 0 डिग्री तक कम हो जाता है। तो ये उस लेब्राडोर की ठंडी जल धारा की वजह से ही ऐसा संभव हुआ। वहीं इन्हीं अक्षांशों में या फिर कहेंगे इनसे भी और अधिक उच्च अक्षांशों में स्थित जो नॉर्वे का तटीय क्षेत्र है, वो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जो जलधारा है जो कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में नॉर्वे के तटीय क्षेत्र तक पहुंचती है, तो वहां गर्म जलधारा के पहुंचने की वजह से ही नॉर्वे का जो तटीय क्षेत्र है वो साल भर खुला रहता है और वहां तापमान जल का 9 डिग्री से 13 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। तो ये स्पष्ट है, ये एक उदाहरण मात्र है। और ऐसा जब महासागरीय जलधाराओं के बारे में हम पढ़ेंगे तो उसमें सारे स्पष्टतया ये देखे जा सकते हैं कि जो गर्म जलधाराएं हैं वो तटीय क्षेत्रों के तापमान को बढ़ा देती हैं, वहीं ठंडी जलधाराएं जिन इलाकों में पहुंचती हैं वहां जल का तापमान घट जाता है। तो इस प्रकार से महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा महत्वपूर्ण कारक सागरीय धाराएं। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रमुख कारक की, और तीसरा जो कारक है वो प्रचलित पवनें हैं, अर्थात जो स्थायी पवनें पृथ्वी पर प्रवाहित होती हैं, जिसको हम ग्रहीय पवनों के नाम से या प्रचलित पवनों के नाम से जानते हैं। तो ये पवनें भी सागरीय सतह के जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का कार्य करती हैं, और इन पवनों के कारण ही सागर की सतह का जो जल है वो दूसरे स्थान पर पहुंचता है। फलस्वरूप जल के तापमान पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि व्यापारिक हवाएं जो हैं, वो व्यापारिक हवाएं उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की ओर जब व्यापारिक हवाएं चलती हैं, और ये मुख्य रूप से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं हैं, तो ये महासागरीय जल, पूर्वी भाग का जो महासागरीय जल है सतह का, उसको प्रवाहित करके महासागरों के पश्चिमी भागों में ले जाती हैं। फलस्वरूप महासागरों के पूर्वी भाग में जल की पूर्ति के लिए सागर तली से नीचे से जल ऊपर की ओर सतह पर आता है, और सागर की तली से आने वाला जो जल है वो तुलनात्मक रूप से ठंडा होता है। इसीलिए सागरों के पूर्वी भागों में जल का तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है। वहीं व्यापारिक हवाओं के द्वारा जो सतह का जल पश्चिमी क्षेत्रों में पहुंचाया गया, तो पश्चिमी सागरीय क्षेत्रों के जल का तापमान तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक पाया जाता है। ऐसे ही यदि हम पछुआ पवनों की बात करें, तो जो पछुआ पवनें हैं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, और ये पश्चिमी क्षेत्रों से सागर की सतह के जल को प्रवाहित करके पूर्वी क्षेत्रों तक लेकर जाती हैं। और जैसे इससे पहले हमने धाराओं में पढ़ा गल्फ स्ट्रीम की धारा, तो गल्फ स्ट्रीम जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के नाम से आगे जाना जाता है, तो उस गल्फ स्ट्रीम को यूरोपीय देशों तक पहुंचाना या गल्फ स्ट्रीम के जल को यूरोपीय तट तक ले जाने के पीछे जो मुख्य बल है वो पछुआ पवनों का ही है। और पछुआ पवनें उस गल्फ स्ट्रीम के रूप में पश्चिमी समुद्र तटीय गर्म जल को लेकर के यूरोप के तट तक पहुंचाती हैं। फलस्वरूप यूरोपीय क्षेत्रों का जो जल का तापमान है वो सामान्य से काफी अधिक पाया जाता है, और यही कारण है कि यूरोपीय तट साल भर खुले रहते हैं, वहां जल का तापमान हमेशा 0 डिग्री से ऊपर ही रहता है। तो इस प्रकार से प्रचलित पवनों का भी सागरीय तापमान पर या सागरीय जल के तापमान पर प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं चौथा कारक जो कि महासागरीय जल के तापमान को प्रभावित करता है, और चौथा कारक है समीपवर्ती स्थल खंड का प्रभाव। कि कोई भी सागर और उसके सागर के आसपास जो स्थलीय भाग है, जो महाद्वीपीय भाग है,
उस महाद्वीपीय या स्थल खंड का प्रभाव उस सागरीय जल के तापमान पर भी पड़ता है। और ऐसा स्पष्टतया हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल खंड कम है और जलीय भाग का विस्तार अधिक है। और यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में जो महासागरीय जल के तापमान में शीतकाल और ग्रीष्मकालीन जो अंतर है, जिसको हम वार्षिक तापांतर कह सकते हैं, तो महासागरीय जल का वार्षिक तापांतर उत्तरी गोलार्ध में अधिक पाया जाता है, वहीं दक्षिणी गोलार्ध में वार्षिक तापांतर उतना नहीं पाया जाता। तो इसके पीछे कारण यही है कि उत्तरी गोलार्ध में जब शीतकाल की दशाएं होती हैं तो स्थल खंड ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, फलस्वरूप उन स्थल खंडों के संपर्क की वजह से ही जो सागरीय जल की सतह है या सागरीय जल का तापमान है वो भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा ठंडा हो जाता है। वैसे ही यदि ग्रीष्म काल की बात करें तो ग्रीष्म काल में स्थलीय भागों के तापमान काफी ज्यादा हो जाने की वजह से सागरीय सतह का तापमान भी तुलनात्मक रूप से ज्यादा हो जाता है। तो इस प्रकार से समीपवर्ती स्थल खंड का भी प्रभाव महासागरीय जल की सतह के तापमान पर पड़ता है। और अगला कारक हम बात करें वो है महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता का या तापमान को प्रभावित करने वाला, वो है सागर की गहराई। और ये जो है महासागरीय जल के लंबवत या ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण से संबंधित है। और सागर की जो गहराई है, गहराई के आधार पर भी जल के तापमान में भिन्नता पाई जाती है। सागर की जो सतह है, सतह से लेकर के तली तक के तापमान में अंतर देखने को मिलता है, अर्थात विभिन्न अलग अलग गहराइयों पर सागरीय जल का तापमान भिन्न भिन्न पाया जाता है। और सागर की जो सतह है, उस सतह से लेकर गहराई पर जाएं तो तापमान में काफी परिवर्तन होता है, और ये परिवर्तन अलग अलग अक्षांशों के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे यदि हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सतह पर जल का तापमान काफी ज्यादा, लगभग 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है। वहीं सतह से जब हम गहराई पे जाएं तो काफी तेजी से तापमान घटता है। हालांकि 1000 मीटर की गहराई के बाद में तापमान घटने की जो दर है वो धीमी हो जाती है, और उसके बाद में गहराई तक तापमान घटता चला जाता है और तली पर जाकर के तापमान लगभग 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। वहीं यदि हम उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की बात करें तो चूंकि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में सतह के जल का तापमान काफी कम होता है, तो इसीलिए सतह से लेकर के गहराई तक तापमान घटने की दर बहुत ही धीमी होती है। और कहीं कहीं ध्रुवीय इलाकों में तो स्थिति ऐसी होती है कि सतह के जल का तापमान 0 डिग्री तक पहुंच जाता है और सतह का जल जम जाता है। वहीं सतह से नीचे कुछ गहराई पर जल का तापमान थोड़ा अधिक होता है, तो सतह से गहराई पर जाने पर तापमान में कुछ बढ़ोतरी भी दर्ज की जाती है। हालांकि उसके बाद में तापमान तली तक निरंतर घटता है और तली में जाकर के 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस प्रकार से सागरीय जल की जो गहराई है या सागर की गहराई है, ये भी जल के तापमान को प्रभावित करती है। तो ये महासागरीय तापमान को प्रभावित करने वाले ये 5 प्रमुख कारक थे। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।